आज का न्यूज़पेपर का टुडेज न्यूज़ 12 जनवरी 2024 का न्यूज़ टुडे विजन आईएएस का स्वागत है आपका ISPCS भैया में। सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड रिमिशंस ऑफ 11 convicts in बिल्किस बानो केस गिवन बाय द गुजरात गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट क्या है सेट्स किए हैं असाइड पर रिमिशंस जो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा बिल्की बानो केस में दिया गया था, जो कि 11 कन्विक्ट्स थे जिनको। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गुजरात इज नॉट अ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू डिसाइड्स ऑन रिमिशंस पिटिशंस एज द ट्रायल वाज कंडक्ट इन द महाराष्ट्र, दस रिमिशंस ऑर्डर्स वेयर हेल्ड टू इनवैलिड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात जो है ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है डिसीजन लेने के लिए रिमिशन पिटीशन पर, जो कि ट्रायल चल रहा है महाराष्ट्र में। 10 इसलिए रिमिशन जो ऑर्डर्स है उसको इनवैलिड बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रिमिशंस, अब हम लोग जानते हैं रिमिशंस का मतलब क्या होता है। रिमिशंस रिफर्स टू रिकंडक्शंस इन पीरियड्स ऑफ सेंटेंसेस दैट हैज बीन इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन्स। रिमिशंस रिफर किया जाता है किसके लिए, तो रिडक्शंस इन द पीरियड ऑफ द सेंटेंसेस। जैसे कि मान लो किसी को मान लो कि सज़ा मिल गई 60 वर्ष की, उसको रिमिशंस मिल हो जाएगा 5 साल के, अगर अच्छा व्यवहार ये सब देख रहा है। किसी को लाइफ टाइम प्रिजन के लिए सज़ा सुनाया गया है तो उसको रिमिशंस करके 50 ईयर्स या 60 ईयर्स कर दिया सकता है। उसी को रिमिशंस रिफर्स करता है क्या, तो रिडक्शंस इन द पीरियड ऑफ द सेंटेंस। जो उसको सेंटेंस मिला गया उसको में रिडक्शन करने के लिए इम्पोज्ड ऑन जो भी पर्सनस को मिला गया है विदाउट अफेक्टिंग इन द नेचर ऑफ द सेंटेंस, जितना भी बिना नेचर ऑफ द सेंटेंस को इफेक्ट किए हुए। जैसे कि नेचर ऑफ सेंटेंस क्या है कि उसको जेल में 60 साल गुजारना है तो उसको कम कर दिया जाएगा, बाकी सेंटेंस तो वही है कि उसको सज़ा मिला हुआ है। स्टेट में रिलीज कन्विक्ट्स अर्ली नंबर इट्स रिमिशंस पॉलिसी। स्टेट क्या है रिलीज कर सकता है कन्विक्ट्स का अर्ली नंबर उसके रिमिशंस पॉलिसीज को लेकर। अब हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजंस रिलेटेड टू रिमिशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रोविजंस है रिमिशन को लेकर। आर्टिकल 72 इम्पावर्स, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 इम्पावर्स करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टू ग्रांट पार्डन, सस्पेंड, रिमिट, रिप्राइव्स, रेस्पाइट्स और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ द पर्सन्स कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस वेयर सेंटेंस इज। मतलब आर्टिकल 72 है क्या प्रेसिडेंट को एम्पावर देता है और ग्रांट देता है अपने प्रेसिडेंट को, किसका, तो पार्डन्स का, सस्पेंड्स का, रिमिट्स का, रिप्राइव्स का, डिस्पाइट्स का और कम्यूट का ऑन द सेंटेंस ऑफ द पर्सन्स कन्विक्टेड। कोई भी कन्विक्टेड पर्सन्स है उनके लिए, और ऑफेंस इन द सेंटेंस वेयर सेंटेंसेस, कोई भी जैसे कोर्ट मार्शल के द्वारा मिला गया हो, फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू विच एक्सिक्यूटिव पावर टू यूनियन एक्सटेंडेड। फॉर एन ऑफेंस मतलब कोई भी अगेंस्ट हो एनी ऑफ द लॉ रिलेटिंग, कोई भी एक लॉ हो जो रिलेटिंग होता है मैटर्स ऑफ विच एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स के लेकर। अब हम लोग जानते हैं एक मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया का पावर क्या था, पार्डन मतलब क्या होता है कि उसको माफ़ कर देना। कोई भी सज़ा, फांसी का सज़ा हो रहा है चाहे कोई भी थी लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट का सज़ा मिला हो उसको माफ़ कर दिया जाता है। सस्पेंड मतलब सज़ा को ही सस्पेंड कर देते हैं, मतलब 1 साल से 2 साल तक के लिए 1-2 दिन के लिए उसकी सज़ा को सस्पेंड कर देते हैं, मतलब कोई भी सज़ा को। तो रिमिट मतलब क्या होता है कि मतलब रिड्यूस कर जाना। किसी को मान लो कि 75 साल का लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला हुआ है तो उसको रिड्यूस करके प्रेसिडेंट क्या करते हैं उसको 50 साल कर सकते हैं या 30 साल कर सकते हैं या 1 साल भी कर सकते हैं। उस पर प्रेसिडेंट पर है उसको क्या कहते हैं, रिमिट उसको कहते हैं। अब हम लोग आते हैं रिप्राइव्स में क्या होता है कि डिले कर देना। जैसे कि मान लो कि किसी को आज 12 जनवरी है और किसी को 13 जनवरी को दिया गया है सज़ा फांसी चढ़ाने का, तो उसको डिले करके
30 जनवरी तक कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्राइव्स। रिप्राइव में क्या होता है कि उसको डिले कर देना, बाकी हम सज़ा वही रहेगा, नेचर ऑफ द सज़ा, बाकी उसको सज़ा में डिले कर दिया जाएगा। अब रिस्पाइट्स, रिस्पाइट्स में क्या होता है कि स्पेशल केस में होता है रिस्पाइट्स। जैसे कि मान लो कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है या चाइल्ड है या ओल्ड मैन या वुमेन है, उस सब के लिए रिस्पाइट्स यूज किया जाता है, प्रेसिडेंट से माफ़ी मिलता है। और कम्यूट में क्या होता है कि चेंज ही कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया गया है तो आपको चेंज करके कर दिया सकता है 5 साल के लिए भी। और मान लो कि आपको फांसी का सज़ा दिया गया है तो उसको चेंज करके आपको आजीवन कारावास में बदल दिया जा सकता है। ये सब है प्रेसिडेंट का पावर, जो कि 72 आर्टिकल्स के अंडर में आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन अंडर के में। और कोर्ट मार्शल में भी जो भी मिलता है कोर्ट मार्शल से द्वारा कोई भी सैनिक को भी, तो वो भी अपना पार्डन ले सकता है प्रेसिडेंट से। अंडर आर्टिकल 161 आर्टिकल्स के अंडर में क्या होता है कि गवर्नर्स पावर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट्स के या यूटीज़ के, उसके पावर्स का सिमिलर होते हैं किसके, तो प्रेसिडेंट्स के, बट लिमिटेड टू द मैटर टू व्हिच एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स एक्सटेंडेड। बट एक लिमिटेड मैटर होते हैं किस, बट लिमिटेड मैटर ऑफ द, एक लिमिटेड मैटर पे ही किस पे जो एक्सिक्यूटिव पावर हो जो स्टेट्स के द्वारा एक्सटेंड किया जाता है। लीगल बेसिस ऑफ रिमिशंस, रिमिशंस का लीगल बेसिस क्या है, वही जो हम लोग यहाँ रिमिशंस पढ़े ना, पार्डन एंड रिमिट वही रिमिशंस रिमिट्स, तो जो है रिड्यूस किया गया था उसी के बारे में आप लोग बात थे कि लीगल क्या है बेसिस रिमिशंस का। तो सेक्शन 432 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1973 में जो CRPC लागू हुआ था, उसके सेक्शन 432 में क्या बोलता है कि क्या ग्रांट देता है, गवर्नमेंट्स पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस। गवर्नमेंट के पास पावर है क्या, सस्पेंड करना और रिमिट करना सेंटेंसेस को। सेक्शन 433A मैंडेट, सेक्शन 433A मैंडेट करता है क्या, रिमिशंस ओनली आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रीजमेंट। रिमिशंस ओनली क्या करेगा, आफ्टर द 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रीजमेंट, मतलब 14 साल के इम्प्रीजमेंट के बाद। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स ऑन रिमिशन, सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है रिमिशंस के लेकर, तो लक्ष्मण नस्कर वर्सेस सॉरी लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 2000 में टू 20,000 सुप्रीम कोर्ट्स लेड डाउन द 5 ग्राउंड्स ऑन व्हिच रिमिशंस इज टू बी कंसिडर्स। एक केस आया था किसमें, तो लक्ष्मण नस्कर और यूनियन ऑफ द इंडिया के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने लेड डाउन किया 5 ग्राउंड्स रिमिशंस को लेकर। कौन सा था, ऑफेंस अफेक्टेड सोसाइटी एट लार्ज, जो भी ऑफेंस इफेक्ट करता है सोसाइटी को बड़े पैमाने पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्राइम बिगिन रिपीटेड, अगर क्राइम अगर रिपीटेड करता है उसका अच्छा आकांक्षा रखा जाता है कि वो क्राइम रिपीट करेगा फिर से। पोटेंशियल्स ऑफ द कन्विक्ट्स टू कमिट क्राइम इन द फ्यूचर, अगर ये पोटेंशियल रखता है कन्विक्ट फ्यूचर में क्राइम का कमिट करने के लिए तो उसको लेकर। इफ़ एनी पर्पस इज बीइंग सर्व्ड बाय कीपिंग कन्विक्ट इन प्रिजनर, कोई भी पर्पस रखता है क्या कि सर्व्ड बाय कीपिंग कन्विक्ट, कि कोई भी जेल में वह पर्पस रखता है कि कोई भी कन्विक्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है जेल में, तो उसको लेकर। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कन्विक्ट्स फैमिली, अगर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं है कन्विक्ट्स फैमिली का तो उसके लेकर। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार 2021, स्टेट ऑफ हरियाणा और राजकुमार के वर्सेस में एक और केस हुआ था 2021 में, जो कि कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 430A, यहाँ पे जो है सेक्शन 430A, सेक्शन 430 ऑफ द CRPF कैन नॉट and does not in the any way affects the constitutional power conferred on the president's governor under article 72 या 161 of the constitutions। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा और राजकुमार के बीच में जो हुआ था केस, उसके डिलीट देते हुए कहा कि सेक्शन 438A है CRPF का, जो कैन नॉट एंड डज नॉट एनी वे अफेक्ट
वह अफेक्ट नहीं कर सकता है किसको, तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द कन्फर्म्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पावर कन्फर्म किया गया प्रेसिडेंट का और गवर्नर का, जो अंडर में आता है 72 और 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल्स में। प्रेसिडेंट के लिए 72 और गवर्नर के लिए 161, ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये केस भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको पूछा जा सकता है। तो प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल्स है, तो 72 और गवर्नर ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का था 161। कौन सा केस है, दो पहला केस 2000 पे हुआ था, कौन सा, तो लक्ष्मण नास्कर वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया, और दूसरा केस कौन सा है, केस स्टडी 2021 में स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF रिलीज रिपोर्ट टाइटल्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एक रिलीज किया है एक रिपोर्ट को जिसका टाइटल है ग्रीन हाइड्रोजन इनेबलिंग मेजर्स रोड मैप फॉर द एडॉप्टेशंस इन इंडिया। ग्रीन हाइड्रोजन का इनेबलिंग करना, मेजर करना, रोड मैप फॉर द एडॉप्शन इन इंडिया में। ग्रीन हाइड्रोजन इज डिफाइंड एज, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे डिफाइन करते हैं, तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाता है किसके साथ में, तो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में, इंक्लूडिंग, और उसके साथ में क्या होता है, तो प्रोडक्शन थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस और कन्वेंशंस ऑफ बायोमास। प्रोडक्शन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, किसका, कन्वेंशन करके, तो बायोमास का। ये हम लोग 4 या 5 जनवरी के करंट अफेयर में भी ये आया था। करेंटली इंडिया प्रोड्यूस 6.5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। इंडिया अभी प्रेजेंट में कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 6.5 मिलियन मेट्रिक टन हर एक साल ऑफ हाइड्रोजन का, प्रेड्यूमेट्री फॉर द यूज ऑफ द क्रूड ऑयल रिफाइनरीज एंड फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शंस। प्रेडोमेंटली क्या यूज करने के लिए, किसके लिए, तो क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज के लिए और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए। नीड फॉर द एडॉप्टेशन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन, क्यों ग्रीन हाइड्रोजन का एडॉप्टेशन के लिए ज़रूरी है, क्या नीड है उसका, तो डिकार्बोनाइज सेक्टर, कौन सा सेक्टर में, तो डिकार्बोनाइज सेक्टर्स में, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, शिपिंग के लिए एंड स्टील के लिए, एंड अचीव नेट जीरो इमिशंस, जो कि 2070 का टारगेट दिया गया है उसको, नेट जीरो कार्बन इमिशंस के लिए। इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन की ज़रूरत है, क्या, तो डिकार्बोनाइज्ड सेक्टर में। अचीव हाई एनर्जी डिमांड, जितने भी हाई, अब क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड की ओर कदम बढ़ा रहा है, तो उसमें क्या गया है, तो उसमें हाई एनर्जी की डिमांड करेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्री लग रहे हैं, कारखाने खुल रहे हैं, लोगों की एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिक कार आ रहा है, तो उसमें क्या चाहिए, हाई एनर्जी का डिमांड होता है। इसलिए उस हाई एनर्जी को डिमांड को अचीव करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का जरूरी है। इन विच एस्टिमेटेड टू ग्रो 35% बाय 2030, 2030 तक 35% तक ग्रोथ होने का एस्टिमेट किया जा रहा है। कंसर्न विथ ग्रीन हाइड्रोजन के साथ क्या कंसर्न किया जाता है, तो हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका प्रोडक्शन क्या है, हाई है, किसका, तो ग्रीन हाइड्रोजन अमाउंट टू दी रफली 4 से 5 पर किलोग्राम, 4 से 5 डॉलर पड़ता है किसका, तो पर 1 kg ग्राम के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट है ग्रीन हाइड्रोजन का रफली। रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट अवेलेबल राउंड द क्लॉक एंड नॉन इकोनॉमिकल बैटरीज स्टोरेज। रिन्यूएबल एनर्जी है जो अवेलेबल नहीं है राउंड द क्लॉक, मतलब घड़ी के मतलब समय के अनुसार, एंड नॉन इकोनॉमिकल बैटरीज स्टोरेज, और अपने पास नॉन इकोनॉमिकल बैटरीज का स्टोरेज की कमी है, अवेलेबल नहीं है। ट्रेड बैरियर्स विथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिफिसिट्स कंट्रीज, ट्रेड बैरियर्स है किसके साथ में, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिस कंट्री के पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है उसके पास में ट्रेड बैरियर है कि उसके साथ ट्रेड करने के लिए एक बैरियर है, क्या, कौन कौन से, जैसे कि यूरोप हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, एंड एंटिसिपेटेड टू इमर्ज एज अ क्रूशियल मार्केट फॉर ग्रीन एनर्जी। की रोल टू एक्सेलरेट्स ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम्स इन इंडिया, क्या की रोल है उसका कि बढ़ावा देने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम का इन इंडिया में, तो ऑन सप्लाई साइड से किया गया है, और डिमांड साइड से क्या, तो सप्लाई साइड से है तो रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस किया गया है ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन लेस देन $2 पर kg, मतलब $2 से भी कम का प्रोडक्शन कॉस्ट है जो उसको रिड्यूस कॉस्ट, उसके कॉस्ट को रिड्यूस किया गया है।
एलिमिनेट द कॉस्ट रिलेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशंस। एलिमिनेट द कॉस्ट रिलेटेड, जो भी कॉस्ट है किसके रिलेटेड, ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशंस के, उसको एलिमिनेट किया गया है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट को लेकर। ऑन डिमांड साइड में क्या, कैपिटलाइज ऑन द इंडियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल, जितना भी इंडियन का एक्सपोर्ट्स है उसका पोटेंशियल का कैपिटलाइज करना ग्रीन और ग्रीन हाइड्रोजन का डेरिवेटिव्स बाय द डेवलपिंग कन्वेंशंस एंड द स्टोरेज फैसिलिटीज एट द पोर्ट्स, जितना भी पोर्ट्स हैं उसको स्टोरेज फैसिलिटी लाना और डेवलपिंग करना कन्वर्सन्स का डेवलपिंग करना और स्टोरेज फैसिलिटीज लाना कहाँ पे, तो पोर्ट्स पे। इंट्रोड्यूस्ड पेनाल्टीज का भी इंट्रोड्यूस करना ऑन द यूज ऑफ द कार्बन इमिशंस अल्टरनेटिव्स लाइक नेचुरल गैस, ऑन द यूज ऑफ द कार्बन इनिशिएटिव्स अल्टरनेटिव्स को लेकर और नेचुरल गैस को यूज करने पर भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा क्या, पेनाल्टीज। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, तो इट्स एम टू मेक इंडिया इज ए ग्लोबल हब। इसका एम क्या है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जाए, किसमें, तो प्रोड्यूसिंग में, यूटिलाइजिंग में और एक्सपोर्टिंग ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन। इस क्या नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन है कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाया जाए, मेक इंडिया ग्लोबल हब, किसके लिए, तो प्रोड्यूसन करने के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए। दो सब मिशंस इंक्लूड्स, इसके अंडर में टू सब मिशंस को इंक्लूड किया गया है, कौन सा, तो स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशंस, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन के लिए, और स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशंस पार्टनरशिप। अब दूसरे पे आते, दूसरे न्यूज पे, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP कंप्लीट 5 ईयर्स। जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसका कंप्लीट 5 ईयर्स कंप्लीट हो गया, किसका, तो NCAP का। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज का लॉन्च किया था NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को, कब, तो 2019 को, इन द बैकड्रॉप ऑफ द राइजिंग एयर पोल्यूशन इन द कंट्री। कब, क्योंकि अपने एयर क्वालिटी का जो हो रहा था, पोल्यूशन राइज हो रहे थे एयर में, जिसको कंट्री अपने पूरे देश में सबसे, जैसे कि हर एक दिवाली से पहले या दशहरा के बीच में आप देखिएगा कि दिल्ली में हमेशा जो एयर पोल्यूशन बहुत हाई हो जाते हैं। दिल्ली के साथ में बेंगलोर, पटना और 2-3 कंट्री है, चेन्नई, ये सब में एयर पोल्यूशन बहुत हाई हो जाता है दिवाली के समय में। तो अभी भी दिल्ली में पोल्यूशन हाई है, फॉग होता है। उसी को क्लीन करने के लिए अपने इंडिया में जो है राइजिंग ऑफ द एयर पोल्यूशन हो रहा है अपने कंट्री में, उसी को क्लीन करने के लिए 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो है मिनिस्ट्री, उन्होंने लॉन्च किया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसके 5 साल आज कंप्लीट हो चुके हैं। अबाउट NCAP के बारे में क्या है, एम्स टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी 131 सिटीज़, एयर क्वालिटी का इम्प्रूव करना है 131 सिटीज़ में। नॉन अटेंटमेंट सिटीज़, नाम एंड मिलियन प्लस सिटीज़ इन 24 स्टेट्स बाय इंगेजिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स। जितने भी 131 सिटीज़ में हैं उसमें जो कि है नॉन अटेंडिंग सिटीज़, नैक एंड मिलियन प्लस सिटीज़ हैं, उनको मिलाकर इन 24 स्टेट्स बाय इंगेजिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, जितने भी और स्टेक होल्डर 24 स्टेट्स हैं उनको मिलाकर अपने एयर क्वालिटी का इम्प्रूव करना है 131 सिटीज़ का। द सिटीज which are exceeds the national ambient air quality standards, द सिटीज which exceeds करता है द नेशनल एम्बियंस एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का ऑफ द 5 consecutive लगातार 5 साल, आर आइडेंटिफाई एज द NAC बाई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो सिटी लगातार 5 साल के लिए नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के द्वारा एक्सीड्स करता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा NAC के द्वारा, आइडेंटिफाई किया जाएगा एज ए NAC, किसके द्वारा, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, CPCB के द्वारा। टारगेट, इसका टारगेट क्या रखा गया है,
एनसीएपी का। तो अचीव रिडक्शंस अप टू 40% ऑफ पार्टिकुलर मैटर, जितने भी पार्टिकुलर मैटर हैं, पार्टिकुलेट मैटर हैं एयर में, उसका रिडक्शन किया जाए 40% तक का। PM10 एंड PM2.5 कन्वेंस कंसंट्रेशंस बाय द 2025 से 2026, 2025 से 2026 तक उसको 40% तक पार्टिकुलेट मैटर को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, उसका अचीवमेंट का टारगेट रखा गया है बाय द बेस ईयर ऑफ द 2017, बेस ईयर 2017 को रखा गया है। इम्प्लीमेंटेशन CPCB एट द नेशनल लेवल, जो अपना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो नेशनल लेवल तक उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किया गया है। अंडर इट सिटी एक्शन प्लान्स, इसके अंडर में सिटी एक्शन प्लान्स को बनाया गया है, इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट्स गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी एट द स्टेट्स एंड द सिटी लेवल, म्युनिसिपल बॉडीज। सिटी एक्शन प्लान्स को इम्प्लीमेंट किया गया है स्टेट लेवल, स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा और उसके एजेंसियों के द्वारा। कहाँ पे? तो स्टेट लेवल पे और सिटी लेवल पे, म्युनिसिपल बॉडीज़ की, तो म्युनिसिपल बॉडीज़ को सिटी लेवल पर। प्राण पोर्टल फॉर द रेगुलेशंस ऑफ द एंटी पोल्यूशंस इन नैक, प्राण को भी लाया गया है। हैज़ बीन ऑल्सो अ लॉन्च मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ एनसीएपी, यह प्राण क्या है जो लॉन्च किया गया है, ऑल्सो लॉन्च किया गया मॉनिटर करने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एनसीएपी उसके लेकर। एनसीएपी's प्रोग्रेस इज लास्ट 5 years रिवील्स अ मिक्स्ड सिनारियो, एनसीएपी का जो 5 साल हो चुका है उसको मतलब इसका प्रोग्रेस देखा गया है क्या, तो मिक्स सिनारियो में देखा गया है। एज ए पर स्टडीज़ के अनुसार PM2.5 इन 27 कंट्रीज रिकॉर्डेड इम्प्रूव आउट ऑफ 49 सिटीज़। PM2.5 इन 27 कंट्रीज में रिकॉर्डेड किया गया है, स्टडी के द्वारा पाया गया है। और इम्प्रूवमेंट है कितना, तो आउट ऑफ 49 सिटीज़ में, जो 49 सिटीज़ हैं, 49 सिटीज़ उसके अंडर में इम्प्रूवमेंट किया गया है, इम्प्रूवमेंट किया गया है 24 सिटीज़ का 2.5 PM। सिमिलरली for the PM10 से 24 cities saw a improvement out of 46 सिटीज़ में से 10 से 40 सिटीज़ को देखा गया है इम्प्रूवमेंट में। इन टर्म्स ऑफ द सिटीज़ के टर्म में बनारसी अचीव अ सिग्निफिकेंट रिडक्शंस इन 2.5 एंड PM10 लेवल along with the आगरा एंड जोधपुर। इन टर्म ऑफ द सिटीज़ में बनारसी बहुत अच्छा से अचीव किया है रिडक्शंस PM2.5 एंड PM10 लेवल्स along with किसके साथ साथ में कौन, आगरा और जोधपुर। ऑर्डर इनिशिएटिव्स फॉर द रिडक्शंस ऑफ द एयर पोल्यूशन के रिडक्शंस के लिए और क्या इनिशिएटिव्स लिया गया है। यह PM का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, पार्टिकुलेट मैटर, जैसे पार्टिकुलेट मैटर 10 से तो 2.5 तक ला गया पार्टिकुलेट मैटर। एयर में जो भी मैटर होते हैं, जैसे कि हो गया सॉलिड वेस्ट हो गया, सल्फर हो गया, या नाइट्रोजन हो गया, आयंस हो गया, या डस्ट जो भी होते हैं उसके एयर क्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए सल्फर हो जाएगा, जैसे नाइट्रोजन भी हो जाएगा, ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के, उसी को हम लोग PM बोलते हैं। PM का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर, उसी को रिडक्शन के लिए है। तो उसमें इम्प्रूवमेंट कौन हुआ है, तो अच्छा रिकॉर्ड माना गया है, बनारसी का अचीवमेंट किया है बहुत अच्छा रिकॉर्ड, 2.5 तक पार्टिकुलेट मैटर आ चुका है, और लेवल 10 से, और इसके साथ में आगरा भी और जोधपुर है। अब हम लोग जानते हैं आगे कि ऑर्डर इनिशिएटिव क्या है रिडक्शन इन द एयर पोल्यूशन का। तो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी प्रोग्राम लाया गया है, ग्रैब्ड रिस्पॉन्स एयर एक्शंस है, स्विच टू भारत स्टेज 6, जितने भी व्हीकल्स हैं स्टैंडर्ड, पहले क्या थे, आता था स्टैंडर्ड 2 से थर्ड में लाया गया, थर्ड से 4, और हम लोग डायरेक्ट 5 को ना लाकर डायरेक्ट 6 पे स्विच कर गए, वही बोल रहा है। तो स्विच टू भारत स्टेज 6, फास्टेस्ट एडॉप्शंस एंड मैन्युफैक्चर्स ऑफ द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी देखा गया है कि इलेक्ट्रिक ई व्हीकल्स का बहुत सारा डिमांड हो रहा है, इसलिए भी फास्टेस्ट एडॉप्टेशन किया गया है मैन्युफैक्चर करने के लिए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं।
IIT Delhi creates the first high resolution Indian landslides सस्पेंसिबिलिटी मैप ILMS। IIT दिल्ली है जो क्या क्रिएट किया है, फर्स्ट पहला हाई रेजुलेशंस इंडियन लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप का इंडियन लैंड, यह इंडियन लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप क्या हेल्प करेगा, मैप हेल्प करेगा किसमें, तो गवर्नमेंट एंड एजेंसीज सच एज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन मैनेजिंग द लैंडस्लाइड। ये मैप किस में हेल्प करेगा, तो गवर्नमेंट को और उसकी एजेंसियों को है, जैसे सच एज जो कि है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीए में, उनको मैनेजिंग करने के लिए लैंडस्लाइड्स को। इट हैज़ डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस, इसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द वनरेबिलिटी। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, वेरी लो जो ब्लू है, जितने भी वेरी लो है, हल्के ग्रीन में है जो लो है, और हल्के जो येलो में है वो मीडियम में है। रुक जाइए थोड़ा सा ऐसे कर दो, हाँ येलो में जो है, जैसे कि ये सब येलो हल्का हल्का, जहाँ पे हल्का येलो, ये सब मीडियम में है। और ऑरेंज में जो है जो हाई है, जैसे ऑरेंज यहाँ पे हाई है ऑरेंज, और रेड यानी वेरी हाई, ये सब आप लोग मैप से अच्छा से देखकर समझ सकते हैं। About landslides, it's occur when large masses of the soil, rocks and debris moves down a slope। लैंडस्लाइड्स कब होता है, जब बहुत प्रकार में, बहुत सारे मात्रा में सॉलिड सॉइल का और रॉक्स का, मतलब पहाड़ पत्थर का, सॉइल का और डेब्रिज का मूव ऑन होता है डाउन स्लोप में, मतलब नीचे की ओर मूवमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। कि हाँ जमीन खिंचे, जमीन का ये हो जाए। जैसे कि कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि उत्तराखंड में रिसेंटली ही लैंडस्लाइड्स हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे वर्कर्स उसमें फंस गए थे। बहुत सारे एक विलेज लैंडस्लाइड्स के कारण एक डैम टूट गया, या लैंडस्लाइड्स के कारण क्या हो गया, नदी का पानी के कारण एक विलेज पूरा डूब गया, उसी को हम लोग लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ है और ये रोड है, तो यहाँ से बहुत सारे क्या होंगे, सॉइल गिरेंगे, पत्थर गिर के टूटेंगे, डेब्रिज गिरेंगे, तो ये सब रोड पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। इट अफेक्ट एटलीस्ट 15% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। ये अफेक्ट करता है कम से कम 15% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द कंट्री के। और लैंडस्लाइड्स वहीं पर होते हैं जहाँ पे ज़्यादा माउंटेन होते हैं, पहाड़ी इलाके हैं, और जो ज़्यादा हाइट्स पर होते हैं वहीं पे लैंडस्लाइड्स होते हैं अधिकतम। मेजर प्रोन्स एरिया आर द हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट्स, बोले ना, और जिसका मेजर प्रोन एरिया कौन सा है, हिमालय और वेस्टर्न घाट्स, हिमालय रीजन्स और वेस्टर्न घाट्स। टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स, फॉल्स, टॉपल्स, स्लाइड्स, लेटरल स्प्लिट्स, फ्लोज। फॉल्स ड्यू टू द एब्रप्ट मूवमेंट्स ऑफ मासेस, किसके कारण होता है, तो एब्रप्ट मूवमेंट होता है किसका, मासेस का, तभी होता है। फॉल्स मतलब गिर जाना। टॉपलेट्स, फॉरवर्ड रोटेशंस एंड मूवमेंट ऑफ द मास ऑफ द रॉक्स, रोटेशन करना मतलब आगे की ओर बढ़ना किसका, तो आगे की ओर बढ़ना, और मूवमेंट करना कैसे, मास ऑफ द रॉक्स का, इसी कारण उसको क्या बोलते हैं, तो टॉप्स बोलते हैं। स्लाइड्स, द रॉक्स, डेब्रिस एंड द सॉइल स्लाइड्स थ्रू द अलोंग द स्लोप के द्वारा स्लाइड्स गिरते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइड्स समझिए। Lateral spreads, mode of the movements, lateral extensions due to the tensions, due to tensile fractures। टेंसाइल फ्रैक्चर के द्वारा क्या होता है, मूवमेंट होता है, मोड ऑफ द मूवमेंट होता है किसमें, लेटरल एक्सटेंशन से, उसमें हमको क्या बोलते हैं, लेटरल, क्योंकि यहाँ लेटरल पढ़ ही रहे होते, लेटरल स्पीड यानी लेटरल एक्सटेंशन मोड ऑफ द मूवमेंट है, और किसका होता है, तो टेंसाइल फ्रैक्चर्स के कारण। फ्लोज कैटेगराइज्ड इनटू द डिफरेंट टाइप्स सच एज द अर्थ फ्लोज ईटीसी। फ्लोज बहुत सारे कैटेगराइज में बांटा गया है, जैसे कि अर्थ फ्लोज। कॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स, नेचुरल, सेस्मिक एक्टिविटीज, क्लाउड ब्रस्ट, मतलब लैंडस्लाइड का नेचुरल क्या है, तो सेस्मिक एक्टिविटी, जैसे कि ओशियन करंट है और लैंड करंट है, मतलब ओशियन प्लेट्स है और लैंड प्लेट है,
मतलब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियन प्लेट है, जब वो आपस में टकराते हैं तब सेस्मिक एक्टिविटी होता है, या भूकंप या अर्थक्वेक आता है तब भी सेस्मिक एक्टिविटी होता है तब। और क्लाउड बर्स्ट के द्वारा, जैसे कि माउंटेन वुंटेन है, कोई भी एरिया है वहाँ पे पहाड़ फट गया जिसके कारण बहुत सारे पानी, जैसे कि केदारनाथ में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था उस समय, तो उस समय भी क्या होता है, वो सब नेचुरल कॉज है किसका, लैंडस्लाइड्स का। एंथ्रोपोजेनिक्स मतलब डिफोरेस्टेशन के कारण भी। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट्स फ्रिक्वेंसी हैज इंक्रीजेज, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है, इसका फ्रिक्वेंसी क्या होता है, इसका इंक्रीज हो जाता है। इनिशिएटिव टेकन, क्या इनिशिएटिव टेकन लिया गया है, तो नेशनल लैंडस्लाइड्स रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी 2019 बनाया गया है, नेशनल लैंडस्लाइड्स रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का। नेशनल लैंडस्लाइड्स सस्पेंसिबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम, जो कि अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, वही है नेशनल लैंडस्लाइड सस्पेक्टिबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया GSI के द्वारा। अपना मैप का जो भी मैप होता है उसको किसके द्वारा बनाया जाता है, तो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ द इंडिया GSI के द्वारा, याद रखिएगा। ऑल्सो डेवलप्ड प्रोटोटाइप्स लैंडस्लाइड्स अर्ली वार्निंग सिस्टम, और इसके साथ में एक और डेवलप किया गया है लैंडस्लाइड्स अर्ली वार्निंग सिस्टम का, किसके अंडर में, तो लैंडस्लिप प्रोजेक्ट के अंडर में, लैंडस्लिप प्रोजेक्ट के अंडर में। कौन से लैंडस्लिप प्रोजेक्ट के अंडर में, लैंडस्लिप्स एटलस इसरो के द्वारा बनाया गया है, लैंडस्लाइड्स एटलस सॉरी। NDMA गाइडलाइंस क्या करता है, तो प्रोवाइड फॉर हैजार्डियस मैपिंग एंड रिस्क असेसमेंट, प्रोवाइड करता है हैजार्डियस मैपिंग और रिस्क मैनेजमेंट का। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 कन्फर्ड, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिया गया है 2023 का। इंडोर एंड सूरत हैव जो ज्वाइंटली ओन द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड, इंडोर लगातार टॉप पे है, और इस बार क्या हुआ, सूरत भी साथ में भी ओन किया, जीता है क्या, क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड। पूरे ऑल इंडिया में सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, तो सूरत एंड इंडोर है जो पूरे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द अवार्ड को जीता है। विनर्स इन द ऑर्डर कैटेगरीज, और ऑर्डर कैटेगरीज में कौन कौन से विनर है, फॉर अर्बन सेंट्रल विथ लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन ससवाड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो ससवाड है वो जीता है किसमें, तो कम से कम लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन है उसमें, किसके, तो अर्बन सेंटर्स में। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, सबसे अच्छा परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन सा है, तो महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रीलिम्स में नहीं हो गया तो जितने भी स्टेट PCS होते हैं उस सब में तो क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर का जरूर है, एकदम गारंटी है, रख लो। जैसे यूपी का होने वाला है प्रीलिम्स अभी, यूपी PCS का, तो उसमें तो एक सबसे पहले क्या है, और सब कंट्री में तो लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन में कौन, तो ससवाड जो है, ससवाड महाराष्ट्र का वो जीता। और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर, बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है। क्लीनेस्ट गंगा टाउन, सबसे क्लीनेस्ट गंगा टाउन मतलब गंगा जहाँ जहाँ से गुजरती जाती है उस वह टाउन में से सबसे क्लीन टाउन कौन है, तो बनारसी एंड प्रयागराज, जो दोनों यूपी के ही हैं। द विनर्स आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द SS 2023, जो विनर्स को सिलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, तो SS के द्वारा। कौन SS के मतलब क्या है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण के द्वारा। किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अंडर किसके अंडर में, तो स्वच्छ भारत अर्बन मिशन 2.0 सिंस 2016। इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनेस सर्वे, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनेस्ट सर्वे है। अबाउट हम लोग पढ़ते हैं SS के बारे में, क्या थीम, वेस्ट टू वेल्थ, इसका थीम क्या है स्वच्छ सर्वेक्षण का, तो वेस्ट टू वेल्थ की ओर। रैंकिंग ऑफ द वार्ड्स विद इन द सिटीज इज ऑल्सो बीइंग प्रोमोटेड, जितने भी सिटीज़ के हैं वार्ड्स उनको भी रैंकिंग के अनुसार प्रमोट किया जा रहा है। एडिशनल वेटेज इज हैज बीन गिवन टू इंडिकेटर्स such as source segregations of the waste, enhancements of the waste processing capacity of cities,
ETC। जितना भी एडिशनल वेटेज है उसको क्या दिया जा रहा है, तो इंडिकेटर्स सच एज सोर्स ऑफ सिग्रेशंस ऑफ द वेस्ट, जितने भी सोर्स सिग्रेशंस ऑफ वेस्ट के हैं उसको लेकर, और इन्हांसमेंट ऑफ द बेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी, मतलब बेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी को इन्हांस कर सिटीज़ का। न्यू इंडिकेटर्स, नया इंडिकेशन क्या है, सच एज फेसेस रिडक्शंस ऑफ द प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक का जो भी है प्लास्टिक को रिड्यूस किया जाए। प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंट्रोड्यूस, जितने प्लास्टिक वेस्ट प्रोसीडिंग है उसको भी इंट्रोड्यूस कर मतलब प्लास्टिक वेस्ट को कम कर उसको प्रोसेस करना, कि हाँ जितने भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको प्रोसेस करना, उसको भी इंट्रोड्यूस कर कि कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाए। अबाउट SMB 2.0, स्वच्छ भारत उड़ान, स्वच्छ भारत अर्बन मिशन जो है, स्वच्छ भारत अर्बन मिशन उसका 2.0 कि उसके बारे में हम लोग जानते हैं। लॉन्च कब किया गया था, तो पिछले से 2021 को में, टू मेक ऑल द सिटीज़ गार्बेज फ्री सिटीज़ बाय 2026 तक इसका मिशन क्या है कि जितने भी सिटीज़ हैं उसको गार्बेज फ्री सिटी बनाना है। इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, ये क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। कवर ऑल द स्टैट्यूटरी टाउन्स, जितने भी स्टैट्यूटरी टाउन्स है सभी को कवर करता है। ऑर्डर इनिशिएटिव क्या है, तो स्पेशल स्वच्छ कैंपेन, स्पेशल स्वच्छ कैंपेन 3.0 फॉर द रिड्यूसिंग पेंडेंसी इन द गवर्नमेंट, स्वच्छता बढ़ावा बाय द वेरियस मिनिस्ट्रीज। UAE इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट काउंसिल्स लॉन्च, UAE और इंडिया के बीच में क्या है, CAP काउंसिल्स लॉन्च किया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, काउंसिल्स लॉन्च हो गया। UICC एक UICC मतलब UAE इंडियन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो वही UICC, UAE इंडियन कॉम्प्रिहेंसिव काउंसिल वाज लॉन्च एट इंडियन यूनाइटेड अरब इमरेट, कहाँ पे, तो UAE में लॉन्च किया गया है बिजनेस समिट में, जो UAE में बिजनेस समिट हुआ था वहीं पे लॉन्च किया गया है UICC का, UAE इंडियन कॉम्प्रिहेंसिव काउंसिल बिल। UIC will encourage close partnership and tangible cooperations across the all level of UAE and Indian business communities। UAE बिल इंकरेज करेगा, इंकरेज क्लोज पार्टनरशिप, एक अच्छा पार्टनरशिप के लिए, और टेंजिबल कोऑपरेशन करेगा, टेंजिबल कोऑपरेशन तो सभी प्रकार के लेवल मतलब सभी प्रकार के बिजनेस कम्युनिटीज़ को लेकर UAE और इंडिया के बीच में। UICC इम्फेसिस ऑन द स्टार्टअप, किस पे इम्फेसिस करेगा, किस पे ज़्यादा ध्यान देगा, स्टार्टअप पर, वोमेन एम्पावरमेंट पर, वोमेन इंटरप्रेन्योर पर, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम साइज इंटरप्रेन्योरशिप पर, एंड सर्विस सेक्टर्स पर भी। इंडिया UAE CAPA केम्स इनटू फोर्स इन 2022, कब आया था, तो 2022 में आया था। इट इज़ द फर्स्ट फुल फ्री ट्रेड, ये क्या है, तो फर्स्ट पहला है फुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू साइन बाय द इंडियन विद एनी कंट्री इन द पास्ट डिकेड, पिछले 10 साल में, पिछले डिकेड्स में लेकर अभी तक में यह पहला फर्स्ट है फुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, किसके साथ में, तो इंडिया एंड UAE के बीच में। इट कवर्स ट्रेड इन द गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या करेगा, कवर क्या करेगा, ट्रेड एंड द गुड एंड सर्विसेज को, ट्रेड में किस में, तो गुड एंड सर्विसेज में। रूल ऑफ ओरिजिन में रहेगा क्या, तो कस्टम्स एंड कोऑपरेशंस, मतलब कस्टम ड्यूटी को लेकर या कोऑपरेशन करना कस्टम्स को लेकर। डिस्प्यूट सेटलमेंट्स, जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे, जैसे कि मान लो कि इंडिया से वर्कर गए और UAE में काम करे, वो वहाँ पे कोई क्राइम करे या कुछ भी, जो भी डिस्प्यूट्स होगा उसको डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करने के लेकर। बायलैटरल ट्रेड हैज इंक्रीज्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 15% सिंस द CAPA केम इनटू फोर्स। बायलैटरल ट्रेड यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो ट्रेड होते हैं उसको बायलैटरल ट्रेड बोलते हैं। वैसे ही बायलैटरल डिस्प्यूट्स होता है, जैसे कि मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट्स है उसको बायलैटरल डिस्प्यूट्स बोलते हैं, ऐसे कि अभी इंडिया और मालदीव के बीच में हो रहा है। और बायलैटरल फ्रेंडशिप जैसे कि इंडिया और USA के बीच में हो गया, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो गया, ये दो कंट्री के बीच में उसी को हम लोग बायलैटरल फ्रेंडशिप बोलते थे। उसमें बायलैटरल ट्रेड है, तो इंडिया और UAE के बीच में जो है बायलैटरल ट्रेड इंक्रीज हुआ है अप्रोक्सीमेटली 15% तक, जब से CAPA साइन हुआ है। सिग्निफिकेंस ऑफ द CAPA, इनहेंस एक्सेस फॉर द अक्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन सर्विसेज, जितने भी
बॉर्डर ट्रेड हैं, इन मतलब सर्विस क्या करें, इन्हेंस एक्सेस, मतलब जितने भी बॉर्डर से क्रॉस सर्विसेज हैं, बॉर्डर मतलब एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, मतलब जो भी बॉर्डर क्रॉस ट्रेड है, सर्विस जो भी सर्विसेज में है उनको इन्हेंस एक्सेस करना है। एंड प्रोवाइड अ ट्रस्ट टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को इंक्रीज करना है, ट्रस्ट करना है, उसको और बढ़ावा देना है। राइजेस बायलेटरल मैकेनाइज्ड ट्रेड, मतलब बायलेटरल मर्केनाइज्ड जो भी ट्रेड है उसको कम से कम $100 बिलियन तक करना है, कम कितने 5 ईयर के अंदर में, फ्रॉम अबाउट 43 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2021। जो फाइनेंशियल ईयर था अपना 2021 में, वो अभी तक कितना था, $43 बिलियन का है। तो उसी को कम से कम 5 साल में $100 बिलियन तक पहुंचाना है बायलेटरल मर्चेंडाइज्ड ट्रेड को। स्पेशल सेफगार्ड मेजर्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द इंपोर्ट्स शुगर्स फ्रॉम यूएई ड्यू टू द टैरिफ कन्वेंशंस। एक स्पेशल सेफगार्ड मेजर लिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि प्रोटेक्शन करना जो भी इंपोर्ट होंगे शुगर का, कहाँ से, तो यूएई से, और ट्रैफिक कंसेशंस को लेकर। यूएई कैन एक्ट्स, यूएई क्या करेगा, यूएई कर सकता है एक्ट्स एज अ गेटवे टू द वेस्टर्न एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीका। यूएई एक गेट बन सकता है, एक एक्ट्स बनता हुआ एक गेटवे बन सकता है, एक गेटवे बन सकता है किसके लेकर, तो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं और अफ्रीका लेकर, फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर्स। जितना भी इंडिया का एक्सपोर्ट्स होगा उसके लिए यूएई गेटवे बन सकता है, एक माध्यम बन सकता है वेस्टर्न एशियन कंट्रीज के लिए और अफ्रीका के लिए। इंडिया यूएई रिलेशनशिप, इंडिया और यूएई की रिलेशनशिप। यूएई इज इंडियन थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूएई क्या है, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है 2022 से 2023 आफ्टर द चाइना एंड यूएसए, एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस। चाइना और यूएसए के बाद से यूएई क्या है, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस है इंडिया का। बोथ कंट्रीज हैव द मैरीटाइम कोऑपरेशंस टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी। दोनों कंट्री के पास क्या है, मेंटेन कोऑपरेशन है, किसके लिए, तो मेंटेन पीस करना और सिक्योरिटी करना इन द रीजनल एंड थ्रू आउट द रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज। रीजन में और थ्रू आउट ये रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि डिजर्ट एजल, और जो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है जैसे कि डिजर्ट एजल। ऑल्सो इन न्यूज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को रिस्क किया गया रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे एंड द एनुअल रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। अब बोला जा सकता है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा किया जाता है। बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड रहता है, तो ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे एंड एनुअल रिलीज्ड। की फाइंडिंग, इंडिया इज द टॉप 5 रिस्क। इंडिया क्या है, टॉप 5 रिस्क है, किसके लिए, टॉप 5 रिस्क। इंडिया का टॉप 5 रिस्क क्या है, तो मिस इन्फॉर्मेशंस एंड डिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है। इन्फेक्टियस डिजीज है, इंडिया का टॉप 5 रिस्क है इंडिया का। इलिसिट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनइक्वालिटी वेल्थ एंड इनकम को लेकर, एंड लेबर शॉर्टेज। इंडिया का टॉप 5 रिस्क क्या है, तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है इंडिया का, और इन्फेक्शन डिजीज, जो भी इन्फेक्शन डिजीज है वो भी रिस्क है इंडिया के लिए, और इलिसिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर है, और इनइक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ और इनकम को, मतलब किसी का वेल्थ ज़्यादा है तो किसी का इनकम कम है, किसी का इनकम ज़्यादा है तो किसी के पास कम है, उसी को लेकर, और लेबर का शॉर्टेज है। ग्लोबल शॉर्ट टर्म रिस्क, ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में शॉर्ट टर्म रिस्क क्या है, तो MI, वही मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बहुत सारे मतलब बहुत एक्सट्रीम वेदर इफेक्ट्स को लेकर ग्लोबल को है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ रहा है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, जिसके कारण एक्सट्रीम वेदर इफेक्ट्स है पूरी दुनिया को लेकर ये रिस्क है। सोसाइटल पोलराइजेशंस, जो भी सोसाइटल है उसका पोलराइजेशंस को लेकर, और साइबर इंडस्ट्री, साइबर अटैक, जबकि रामासर अटैक्स होने हैं अभी भी चाइना के जैसे कि अटैक कर देता है बहुत सारे कंट्री पर, साइबर अटैक्स को लेकर उसके कंप्यूटर हैक हो जाते हैं, बहुत सारे वेबसाइट हैक हो जाता है, उसी को लेकर साइबर अटैक भी एक तरह से ग्लोबल है शॉर्ट टर्म के लिए। इसके लिए ग्लोबल लॉन्ग टर्म रिस्क क्या है, तो EWS,
EWS वही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, क्रिटिकल चेंज और टू द अर्थ सिस्टम, मतलब अर्थ के सिस्टम में जो क्रिटिकल चेंज है उसको लेकर, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या और इकोसिस्टम के कोलैप्स होने का। इंटरिम बेल भी न्यूज में है। इंटरिम बेल क्या है? सुप्रीम कोर्ट हैड रिसेंटली एक्सटेंडेड द इंटरिम बेल ऑफ एन एक्स मिनिस्टर। सुप्रीम कोर्ट क्या है, रिसेंटली एक्सटेंड किया है इंटरिम बेल ऑफ द एक्स मिनिस्टर को, जितने भी एक्स मिनिस्टर हैं उनका इंटरिम बेल को क्या है, एक्सटेंड किया है। इंटरिम बेल क्या है? द ग्रांटेड फॉर अ शॉर्ट टाइम बिफोर द हियरिंग फॉर द ग्रांट्स और द रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल। इंटरिम बेल क्या है? तो ग्रांटेड दिया जाता है किसको? शॉर्ट टाइम के लिए, बिफोर हियरिंग के पहले, ग्रांट्स ऑफ क्या किसके लिए? तो रेगुलर बेल के लिए और एंटिसिपेटरी बेल के लिए। अदर काइंड ऑफ द बेल्स इन इंडिया। रेगुलर बेल क्या है? तो ग्रांटेड टू द पर्सन्स हु हैज बीन अरेस्टेड और इज इन द पुलिस कस्टडी। रेगुलर बेल है क्या कि जो भी पर्सन को ग्रांटेड दिया जाता है जब वह अरेस्ट होगा और या पुलिस कस्टडी में रहेगा तब। एंटीसिपेटरी बिल क्या है? इट कैन बी फाइल्ड बाय द दोज हु फियर द अरेस्ट फॉर अ नॉन वेबल ऑफेंस। एंटीसिपेटरी बिल वो है, एक फाइल किया जाता है कोई भी आदमी के द्वारा या कोई भी मेंबर, कोई भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा, जब उसको फियर आता है अरेस्ट होने का फॉर या नॉन वेबल ऑफेंस में। प्रोविजंस रिलेटेड, जैसे कि एंटीसिपेटरी बिल्स में, जैसे कि मान लो कि आपने एंटीसिपेटरी बिल ले लिया और मान लो कि आप पर केस हो गया और आपको डर लग रहा है कि हाँ मैंने ये काम कर दिया, मैंने कोई स्कैम कर दिया, मैंने कोई किसी को धक्का मार दिया, किसी को कुछ भी कर दिया है, तो आपको डर लग रहा है कि हाँ मेरे यह नॉन वेबलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो आप अपने वकील से बोलकर एंटीसिपेटरी बिल ले सकते हैं, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। जो कि अभी रिसेंटली हुआ था, आम आदमी के लीडर्स जो राज्यसभा के मेंबर हैं, नाम याद उनका नहीं आ रहा है, तो वो एंटीसिपेटरी बिल पर थे। प्रोविजंस रिलेटेड विद द बिल आर द कवर्स। प्रोविजंस क्या है रिलेटेड का बिल कवर करने के लिए? द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड्स CRPC व्हिच हैज बीन रिप्लेस्ड बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब क्या हो गया है कि जो भी ये प्रोविजंस है किस बिल का कौन कवर करता है, तो CRPC का जो पहले कवर करता था, अब इसका नाम क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड का नाम अब रिप्लेस हो गया है किससे? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। मिलन 24 एक्सरसाइज। मिलन 24 एक्सरसाइज इट इज अ बाइनियल मल्टीनेशनल नावल एक्सरसाइज। ये क्या है? बाइनियल मल्टीनेशनल, बहुत सारे नेशनल का नेवल एक्सरसाइज है मिलन 24 एक्सरसाइज। इट वॉज द फर्स्ट कंडक्टेड बाय इंडिया नेवी इन 1995। यह पहला कब कंडक्ट किया गया था, किसके द्वारा? तो इंडिया नेवी के द्वारा 1995 में अंडमान एंड निकोबार कमांड में, अंडमान एंड निकोबार कमांड। विथ पार्टिसिपेशन ऑफ द 4 कंट्रीज, 4 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन सा? इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन CCO, मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस हैज अप्रूव्ड रिस्ट्रिक्यूटिंग ऑफ CCO। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है, अप्रूव कर दिया है रिस्ट्रिक्यूटिंग ऑफ CCO का। CCO इज अ सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द कोल। CCO क्या है? कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सबऑर्डिनेट ऑफिस है किसका? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल का। हैविंग इट्स ऑफिस इन कोलकाता और दिल्ली। इसका ऑफिस कहाँ पे है? तो कोलकाता और दिल्ली में है। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट्स एंड मेंटेनेंस द कोल प्रोडक्शंस डाटा। ये क्या करता है? तो कलेक्ट करता है और मेंटेनेंस करता है क्या? कोल प्रोडक्शंस के डाटा के ऑफ द ऑल द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर्स कोल माइंस। जितने भी ओवरऑल इंडिया में पब्लिक एंड प्राइवेट कोल माइंस हैं उनके सभी के डाटा को मेंटेन करता है और कलेक्ट करता है कितना कोल प्रोडक्शन हो रहा है उनके डाटा को। सेक्टर्स ऑफ द कोल माइंस इन आवर कंट्री ऑन द मंथली बेसिस। कहाँ पे? तो मंथली बेसिस पे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि CCO जो कलेक्ट करता है अब डेटा को, वो कौन से बेसिस पे करता है? तो मंथली बेसिस पे करता है। फंक्शन ऑफ द CCO, इसका फंक्शन क्या है? द कैरिंग आउट एनुअल कोल एंड लिग्नाइट सर्वे एंड पब्लिश्ड ऑफ द प्रोविंशियल कोल स्टैटिक्स एंड कोल डायरेक्टरी ऑफ द इंडिया।
क्या करना है इसका, कैरिंग आउट करता है एनुअल कोल लिग्निटाइट सर्वे, मतलब एनुअली सर्वे करता है कोल का, और पब्लिश करता है, और पब्लिशिंग ऑफ द प्रोविंशियल कोल स्टैटिक्स, जितने भी प्रोविंशियल हैं, जितने भी स्टेट या ऑल ओवर इंडिया में कोल कोल का पब्लिशिंग होता है, उसके स्टैटिक्स को भी, और कोल डायरेक्टरी का भी, और कोल डायरेक्टरी ऑफ द इंडिया का भी। और मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कैप्टिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स एंड इट्स एसोसिएशंस इट्स यूज प्रोजेक्ट्स। और मॉनिटर्स करता है प्रोग्रेस, और मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब मॉनिटर्स करता है प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट कितना हुआ है, किसका और द कैप्टाइव कोल और लिग्नाइट ब्लॉक्स का इन एसोसिएटेड इन यूज ऑफ द प्रोजेक्ट, कितना भी इसके कोल के इन में, मतलब प्रोजेक्ट जो हो रहे हैं उनका एसोसिएशन कितना यूज हो रहा है प्रोजेक्ट में, इसका यूज कितना हो रहा है प्रोजेक्ट में, इस सबको लेकर ये मॉनिटर करता है। मॉनिटर प्रोग्रेस मतलब डेवलपमेंट का प्रोग्रेस का ये मॉनिटर करता है। हियर्स एनी ऑब्जेक्शंस टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन, जितने भी गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन आते हैं उसके हियर्स कर, उस जितने भी ऑब्जेक्शंस होते हैं उसको हियर्स करता है, सुनता है। रिलेटिंग टू द एक्वेसेशंस ऑफ द कोल बियरिंग एरियाज, जितने भी इक्वेसिशन कोल बियरिंग एरिया के इक्वेसिशंस होते हैं उसको वो हियर्स करता है, और ऑब्जेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को लेकर रिलेटिंग। असेसमेंट्स एंड द कलेक्शंस ऑफ द एक्साइज ड्यूटी लेवाइड ऑन द ऑल द रॉ कोल्स राइजेज एंड डिस्पैच। असेसमेंट करता है और कलेक्शन करता है एक्साइज ड्यूटी का, जितने भी लेवाइड होते हैं, जितने भी लगते हैं, और सभी प्रकार के रॉ कोल्स का, एंड जितने भी रॉ कोल्स हैं, जितने भी रॉ कोल्स को राइज किए गए हैं और उसको डिस्पैच किया गया, मतलब जितने भी रॉ मटेरियल कोल है उसको लाया गया है या उसको डिस्पैच किया गया है, उस सभी पर वो असेसमेंट करता है और उसके कलेक्ट करता है किसके, एक्साइज ड्यूटी का, उसके ड्यूटी, उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगता है उसको। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। Henley Passport Index was released by Henley and Partners, global leaders in the residence and citizenship planning। ये किसके द्वारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया जाता है, तो हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा। क्या है ये, तो ग्लोबल लीडर है इन द रेसिडेंस एंड सिटीजनशिप प्लानिंग के। HPI रैंक्स डिफरेंट पासपोर्ट्स, ये डिफरेंट पासपोर्ट्स एक रैंक करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पासपोर्ट कर, किसके अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ द डेस्टिनेशंस डियर होल्डर्स कैन विजिट्स विदाउट अ प्रायर वीजा, मतलब कितने नंबर डेस्टिनेशन, कितने नंबर ऑफ द डेस्टिनेशन, मतलब कितने डेस्टिनेशन हैं, और किसके द्वारा, तो डियर होल्डर्स, जो पासपोर्ट होल्डर हैं, कैन विजिट, मतलब जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं विदाउट प्रायर वीजा को लेकर। मतलब मान लो कि एक कंट्री का वीज़ा है, वो बिना वीज़ा लिए हुए वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक कितना वो डेस्टिनेशन वो घूम सकते हैं या कितना जा सकते हैं। इट कवर्स 227 डेस्टिनेशन एंड 199 पासपोर्ट्स, ये कवर करता है 227 डेस्टिनेशन को और 199 पासपोर्ट्स को, मतलब 199 पासपोर्ट्स को, यानी पासपोर्ट्स वाइज जो कंट्रीज हो गए मानकर। रैंकिंग एज द बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस, इसका रैंकिंग किस पे बेस होता है, जो भी डेटा प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। की फाइंडिंग, इंडिया स्टैंड्स एट 80th रैंक, इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, तो 80th रैंक करते हैं इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, जितने भी मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है उसमें से 80th रैंक इंडिया का है। इट्स पासपोर्ट हैज वीजा फ्री अक्रॉस द 62 नेशंस, इंडिया के पासपोर्ट के पास क्या है, 62 नेशंस का वीजा फ्री है। फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड स्पेन, जापान, सिंगापुर आर द शेयरिंग नंबर 1 स्पोर्ट्स, ये लोग क्या है, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड स्पेन, जापान, सिंगापुर, ये नंबर 1 शेयरिंग है, 1 स्पोर्ट्स, नंबर 1 स्पोर्ट्स में आए हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि इंडिया का पासपोर्ट है, मैंने मान लो कि अपना पासपोर्ट बना लिया है, मैं इस पासपोर्ट पे बिना वीज़ा लगाए हुए कहाँ कहाँ पे जा सकता हूँ, इसी के रिलेटेड, मतलब इसी के रिलेटेड ये लोग रैंकिंग देते हैं कि हाँ इंडिया का पासपोर्ट का कितना रैंकिंग है, तो उसका कितना है, 80 रैंक में आया है, और हम वीज़ा फ्री कहाँ कितना 62 नेशन पे जा सकते हैं। और ये अपने जो हैं
हैनली एंड पार्टनर्स इस ये कवर करते हैं 227 डेस्टिनेशंस और 199 पासपोर्ट, यानी 199 कंट्रीज़ को लेकर 227 डेस्टिनेशंस को, डेस्टिनेशन जैसे मालदीव्स हो गया, इंडिया का गोवा हो गया, बॉम्बे हो गया, ये सब डेस्टिनेशंस है। ये कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, तो आप लोग उसमें सबसे अच्छा फ्रांस का है, जर्मनी का है, इटली, ये सब वीज़ा फ्री बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग, many academic studies have shown that the momentum investing can generate high returns। बहुत सारे एकेडमिक स्टडीज़ हैं, बहुत सारे एकेडमिक स्टडीज़ से स्टडीज़ हैव शोन, मतलब बहुत सारे एकेडमिक स्टडीज़ दिखाए हैं दैट क्या कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैन जनरेट हाई रिटर्न्स। जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है वो क्या करते हैं, हाई रिटर्न को जनरेट करते हैं। अबाउट मतलब हम लोग अब जानते हैं कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है। इट रिफर्स टू अ स्टाइल ऑफ द इन्वेस्टिंग वेदर इन्वेस्टर परचेजेज असेट्स, मतलब यह रिफ़र करता है अ लाइफ ऑफ इन्वेस्टिंग, मतलब एक प्रकार का इन्वेस्टिंग का जहाँ पर इन्वेस्टर, जो कि मान लो कि हमारे पास $50 लाख है, तो हम कहाँ पे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही लाइफ ऑफ इन्वेस्टिंग का ये है, क्या है, इन्वेस्टिंग है जहाँ इन्वेस्टर परचेज ऑफ एसेट्स, जहाँ पर एसेट्स इन्वेस्टर परचेज करते हैं एसेट्स सच एज स्टॉक्स बॉन्ड्स, मतलब स्टॉक को खरीदना, बॉन्ड को खरीदना, डेट आर द कंसिस्टेंटली राइजिंग इन द प्राइसिंग, जो कि कंटिन्यूसली होता है, उसका प्राइस राइजिंग होता है, किसका, स्टॉक्स का, बॉन्ड का। वाइल सेलिंग एसेट्स हुज प्राइस आर द फॉलिंग, जब एसेट्स, जब उस बॉन्ड का या स्टॉक का प्राइस फॉल होता है तब उसको बेच देते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टर होप डैट, जो भी मोमेंटम इन्वेस्टर हैं वो होप करते हैं डैट कि अपवर्ड प्राइस मोमेंटम ऑफ डीज एसेट्स वुड कंटिन्यू, वो सोचते हैं कि यह अपवर्ड हमेशा राइज करते रहे, शेयर या बॉन्ड का प्राइस वो कंटिन्यू होते रहे। एंड दस अलाउ देम टू द सेल डिज एसेट्स एट द हाई प्राइस, और वो सोचते हैं कि जैसे जैसे हायर पॉइंट पर जाएगा उसको हम लोग सेल कर देंगे द फ्यूचर फॉर द मेक प्रॉफिट, फ्यूचर में मेक प्रॉफिट के लिए। जैसे कि मान लें कि एक शेयर है, जैसे कि अपना ही ISPCS भैया का, मान लो कि फ्यूचर में एक कंपनी बन जाता है जैसे, और इसका शेयर का अलॉट होता है कि हाँ ₹10 एक शेयर, और जो आप लोग इसमें इन्वेस्ट करोगे मेरे शेयर पे, तो जैसे 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 राइज करेगा तो आप लोग सोचेंगे कि हमेशा कंटिन्यूस राइज करते जाए, मेरे बॉन्ड भी बनेगा, तो आप लोग सोचेंगे कंटिन्यूस राइज करेगा। एक हाईएस्ट पीक पर चल जाता है कि मान लो 1000 पर शेयर का प्राइस पहुंच जाता है, तब आप लोग क्या करते हैं, लोग जो ₹10 में खरीदे थे 1000 पर चल गया तो लोग अब सेल कर देंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट हो गया कितना का, ₹990 का। इसलिए वो भी बोला जा रहा है कि मोमेंटम इन्वेस्टर क्या करते हैं कि वो एक शेयर या ये सब शेयर या बॉन्ड में लगाते हैं, और वो लोग कंटिन्यूअस सोचते हैं कि अलाउ देम टू सेल द एसेट्स हाई द प्राइस, मतलब कंटिन्यूअस सोचते हैं कि इस शेयर का प्राइस हमेशा हाई रहो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट करने के लिए। बाई हाई एंड सेल हायर, मतलब बाई हाई एंड सेल हायर, फिजियोलॉजी ऑफ द मोमेंटम, साइकोलॉजी, फिलोसफी ऑफ द, मतलब बाई हाई और सेल हायर क्या फिलोसफी है किसका, तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग का। इन द स्टार कंट्रास्ट ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच बाई लो एंड सेल हाई। स्टार कंट्रास्ट ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है कि बाई लो करो और सेल हाई करो। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, सेंट्रल हैज सेट एन indicative target 1% for the blending SAF with the conventional jet fuel for all international flights by 2027। सेंट्रल क्या किया है, इंडिकेटिव टारगेट, सेंट्रल का एक अपना इंडिया का जो सेंट्रल है उन्होंने एक सेट किया है टारगेट, इंडिकेटिव टारगेट क्या कि 1% ऑफ द ब्लेंडिंग SAF, मतलब 1% ऑफ ब्लेंडिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का, किसके साथ में, द कन्वेंशनल जेट फ्यूल फॉर ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स। 2027 से जितना भी कन्वेंशनल जेट फ्यूल होंगे ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स का, उसको टारगेट किया गया कि 1% कम से कम ब्लेंडिंग किया जाए सस्टेनेबल अवेलेबल फ्यूल का।
about sustainable aviation fuel. Sustainable aviation fuel is a liquid fuel. यह एक liquid fuel है currently used in the commercial aviations which reduce CO2 emissions by the 80%. यह अभी commercial aviation में यूज होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन का रिड्यूस करता है 80% तक. इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ द सोर्स. यह प्रोड्यूस किया जा सकता है फ्रॉम अ नंबर ऑफ द सोर्स से, फीड स्टॉक्स इंक्लूडिंग वेस्ट ऑफ ऑयल का एंड फैट्स, ग्रीन एंड मल्टी कैप वेस्ट से एंड नॉन फूड क्रॉप से. एज पर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस IATA, as per International Air Transport Associations, SAF could contribute around 65% of the reductions in the emissions needed by the aviation's reach net zero carbon 2050. इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बोला जा रहा है क्या कि ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अराउंड 65% ऑफ द रिडक्शन इमिशंस, मतलब 65% ऑफ द इमिशन रिड्यूस कर सकता है जब नीडेड बाई द एविएशन, जब नीडेड बाई मतलब एविएशन का रीच करना है, मतलब नीडेड बाई द एविएशन टू रीच, एविएशन का रीच करने का टारगेट नेट जीरो कार्बन का कितना है 2050, और ये है 65% तक रिड्यूस कर सकता है, कंट्रीब्यूशन दे सकता है सस्टेनेबल अवेलेबल फ्यूल लोअर इमिशन के लिए और नेट कार्बन अचीव करने के लिए 2050. पर्सनैलिटी इन द न्यूज. स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी, और इनका न्यूज में क्या था इनके बारे में जानते हैं. नेशनल यूथ डे, आज 12 जनवरी है तो नेशनल यूथ डे इन्हीं के जन्म पर हम लोग बनाते हैं नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद के. हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द स्वामी विवेकानंद. नेशनल यूथ डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म के सेलिब्रेशन को लेकर. ही वॉज फिलोसफर एंड अ सोशल रिफॉर्मर, यह क्या थे, एक फिलोसफर भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे. हिज चाइल्डहुड नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्ता, इनका बचपन का क्या नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त. कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं, पॉपुलराइज द वेदांता, ये वेदा को पॉपुलराइज किए हैं. द एंशियंट सिस्टम ऑफ द रिलीजियन फिलोसफी, ये एंशियंट सिस्टम वेदा क्या है, इमली पॉपुलराइज किया है वेदा को, जो कि एंशियंट सिस्टम था रीजनल फिलोसफी का, जो अपने रीजनल फिलोसफी से एंशियंट सिस्टम का उसका वेदा को पॉपुलराइज किए. एस्टेब्लिश्ड, इन्होंने क्या स्थापना किया था, रामकृष्ण मिशंस 1887 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया. नेम्ड आफ्टर हिज, अपने गुरु के नाम पर, इनके गुरु का क्या नाम था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस. स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उसके नाम पर 1887 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए. ऑल्सो सेटअप बेलूर मठ, अक्का रामकृष्ण मठ, बेलूर मठ का भी स्थापना किए, जो कि अक्का रामकृष्ण मठ से भी जाना जाता है. गेव स्पीच वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस इन शिकागो यूएस इन 1893. इनका स्पीच, मतलब अभी तक का पूरे वर्ल्ड में कोई भी पूछा जाए कि सबसे बेस्ट स्पीच किसने दिया अभी तक का, अभी जो प्रेजेंट डिटेल तक था, तो इनका स्पीच मतलब माइक ड्रॉप स्पीच था इनका, जो कि वर्ल्ड रिलीजियंस कॉन्फ्रेंस हो रहा था शिकागो में यूएस का 1893 में. तो इनका स्पीच बहुत वर्ल्ड फेमस था, वही पे स्पीच दिए थे. लिटरली वर्क क्या किए हैं, तो राज्य योगा कर्म योगा, इनके द्वारा लिटरली वर्क किया गया है राज्य योगा का और कर्म योगा का. वैल्यूज कंपेंशंस एंड अनसेल्फिशनेस, इनका वैल्यूज क्या था, कंपेंशन से, मतलब किसी भी काम को लेकर बहुत कंपेंशन रहते थे, और सेल्फिनेस थे, मतलब किसी को लेकर हाँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसके लिए नहीं था, इनको सेल्फिनेस थे, कोई भी कर लो ये सब सही है, और अपने को लेकर नहीं ज़्यादा सोचते थे. यही उनका वैल्यूज क्या था, कंपेशनेस और सेल्फिनेस. एक आइडियल पुरुष भी है, इनको बहुत सारे लोग आइडियल मानते हैं, इनकी बुक भी मैंने पढ़ा है. यही था आज का न्यूज. विजय ट्यूशन का अब आप लोग बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट में देकर, और चाहेगा तो मैं और इससे भी और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे पहले था क्या था, पहले से भी मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बताइएगा. दैट्स ऑल. जो भी गलती हो गई माफ़ कीजिएगा. दैट्स ऑल. बाय.